स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कराने वाली हूँ एसएससी जीडी के टेस्ट पेपर को। ठीक है, आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है, तो अभी हम लोग जो बचे हमारे 10-15 दिन हैं, इनमें हम यहाँ पर कुछ टेस्ट पेपर करेंगे। ये टेस्ट पेपर आपकी जो पहले परीक्षा हुई हैं उन्हीं पर आधारित हैं और उन्हीं में से दिए हैं। दरअसल ये आपकी परीक्षा में पूछे गए ही हैं। अब आपकी जो एसएससी जीडी की परीक्षा है, इसमें जो प्रश्न आते हैं उसमें कुछ थोड़ा-सा एक तरह से आपको फँसाने का एक छलावा होता है। आपको उसी चीज़ पर फ़ोकस करना है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर यही बताऊँगी, हिंदी आप सभी लोगों को अच्छी तरह से आती है, आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी है। लेकिन तैयारी होने के बावजूद भी, जानते हुए भी आपके कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो वो क्यों गलत होते हैं, किस कारण से गलत होते हैं, वही पॉइंट मैं यहाँ पर फोकस करूंगी, तो आपको ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न जो है उसको 2 बार पढ़ूंगी। उतने 2 बार पढ़ने में ही आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर चुन लेना है और उसका उत्तर चुनने के बाद आपको डिसाइड कर लेना है कि यह प्रश्न होगा। मैं आपको प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद ही उसकी व्याख्या बताऊंगी और आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो आपको इसी प्रोसेस पे यहाँ पे चलना है। हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि 20 प्रश्नों को हम 20 मिनट के अंदर खत्म करें, यानी पूरी व्याख्या 20 मिनट के अंदर ही खत्म कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। पहले वाक्य कह रहा है, नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे हैं। अब इसमें विकल्प आपको दिया है अगवा, अगम, अहेर, अंगरक्षक। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो यह शब्द दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, तद्भव है। ठीक है, अब इस तद्भव के स्थान पर हम कौन सा विकल्प रख सकते हैं ताकि हमारा ये वाक्य जो है वो सही बन जाए। तो यहाँ पे विकल्प दे रहा है आपको कि अगवा, अगम या अहेर या अंगरक्षक। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि अंगरखा का मतलब यहाँ पे अंगरक्षक के लिए ही कहा गया है। तो हम अंगरखा को यहाँ से हटाकर अंगरक्षक इसके स्थान पर रखेंगे, तो यह हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रहेगा। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अंगरक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा 4 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो वाक्य आपका दिया हुआ है यहाँ, मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, धर्म, मानव, कल्याण या मनुष्य। तो हम इसको देखते ही बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि इसने हमसे पूछा क्या है कि गलत वर्तनी ज्ञात करनी है। तो हमें बताना है कि इस वाक्य के अंदर कौन सी वर्तनी गलत है। तो ध्यान दीजिए कि विकल्प पे पहुंचने से पहले आपको इस वाक्य में ही खोज लेना है। तो यहाँ कह रहा है कि मानव का कल्याण, तो यहाँ जो कल्याण शब्द है ये कल्याण नहीं कल्याण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानव का कल्याण, तो हमें ये पता चल गया कि जो कल्याण शब्द है यही हमारी वर्तनी गलत है। तो ये वर्तनी हमारी कहाँ है, तो हमें विकल्प 3 में मिल रही है। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, विकल्प 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे आपको दिया है कि पतिहीन होते ही उसे घर से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर यानी जो ये पतिहीन शब्द है, इसके स्थान पर कौन सा सही शब्द रखा जा सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया। देखो कितना सरल प्रश्न है आपकी परीक्षा में कि आपको हिंट भी दे दी है कि यहाँ पे जो पतिहीन शब्द लिख दिया है। अब इसका मतलब यह है कि पतिहीन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, खग, ब्रह्मा, विधवा या आजाद। तो अब आपको पता चलता है कि जो खग है, खग पर्यायवाची है पक्षी का। ठीक है, तो हम किसको कहते हैं, पक्षी को कहते हैं। ब्रह्मा आप जानते ही हो, तो ब्रह्मा तो ईश्वर हो गए। ठीक है, अब पतिहीन यानी जिसका पति ना हो, तो वो क्या होता है, शब्द विधवा होता है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो विधवा होते ही उसे घर से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है, देखेंगे। निम्नलिखित पत्र में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है आगे कि जो कुछ वे जानते हैं उसे दूर तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण हैं। अब यहाँ पे कृपण मतलब आपको इस कृपण से संबंधित, यानी कृपण जो शब्द है इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको मतलब इसका उत्तर देना है। अब विकल्प कह रहा है कि कर्मठ, विकल्प कह रहा है कठोर, विकल्प कह रहा है कंजूस, विकल्प कह रहा है उदार। तो अब जैसे ही यहाँ पे देखते हैं तो देखो, जब हमारे छात्र अभी पहला प्रश्न करके आए हैं तो वो इस तरह के प्रश्न में गलती कर देते हैं कि जैसे ही देखेंगे कृपण, हमें पता है कृपण का मतलब क्या है, कृपण का मतलब कंजूस होता है, और यह कृपण जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और यह तत्सम शब्द और इसका तद्भव शब्द क्या होता है, कंजूस होता है, ये क्या हो जाता है, तद्भव। तो कई छात्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लगा दिया था कंजूस, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको प्रश्न पढ़ना है, ये कह रहा है कि विलोम बताना है। ठीक है, यानी जो कोष्ठक में शब्द दिया है उसका विलोम बताना है। तो जो कृपण यानी जो कृपण शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो कृपण माने कंजूस होता है, तो कंजूस का विलोम क्या होगा, तो कर्मठ क्या मेहनती होगा, नहीं, क्या कठोर होगा, नहीं, तो कंजूस तो वैसे ही नहीं होगा। तो उदार, उदार मतलब जो दयावान, जो किसी को भी कुछ भी दान कर देगा, है ना, दयावान है, उदार है। तो इसका उत्तर हो गया 4। अब ऐसे ही आपके पॉइंट होते हैं जिनमें आपसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई तो अभी से याद रखिएगा। अब आगे आता है पॉइंट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हम देखते हैं, निम्न वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। ठीक है, कह रहा है कि मात्राओं से, तो इसने कहा है मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। तो वाक्य क्या दिया है, हमारा वाक्य दिया है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। अब देखो यहाँ पे आपको एकदम से बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे मैम ने बोल दिया कि बने, वही पॉइंट आ गया क्योंकि यहाँ पे गलती हो रही है। अब हम इसी वाक्य में पहचान लेते हैं कि त्रुटि हमारी कहाँ है, क्योंकि कह रहा है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना, जो है यही शब्द क्या है, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बने जो दूसरों से लिए प्रेरणा स्रोत बने। अब दूसरों के लिए एक ये यहाँ पे आ गया, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। ठीक है, तो दो गलती हमको यहाँ पर दिख रही है, एक बने में हो गई, एक यहाँ पे। अब हम विकल्प देख लेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। प्रेरणा स्रोत बन सके, इसमें भी कोई गलती नहीं है, तो कट जाएगा। एक आदर्श छात्र बना भी आ रहा है यहाँ पे, जो दूसरों से भी आ रहा है यहाँ पे, तो जो गलती है वो किस में आ गई, हमारे तीसरे पॉइंट में ही आ गई। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। देखो, प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा याद करना होगा, इतने अच्छे प्रश्न आपके आते हैं एसएससी जीडी के। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शब्द क्या दिया हुआ है, जलमार्ग। जलमार्ग का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। विकल्प कह रहा है गुलमार्ग, विकल्प कह रहा है थलमार्ग, विकल्प कह रहा है कुमार्ग, विकल्प कह रहा है सुमार्ग। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको ही पता चल गया। आपको पता है सुमार्ग का मतलब क्या होता है, सुमार्ग का मतलब होता है अच्छा रास्ता। ठीक है, सुमार्ग हम किसको कहते हैं, अच्छा रास्ता, अच्छा रास्ता। ठीक है, कुमार का मतलब क्या, कुमार्ग का मतलब क्या हो गया, तो कुमार्ग का मतलब हो गया बुरा रास्ता, बुरा रास्ता। ठीक है, थल मार्ग का मतलब क्या हुआ, तो थल जो है वो स्थल के लिए आता है, यानी जमीन पर, यानी वो मार्ग जो जमीन पर होकर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है जल मार्ग। जल मार्ग का मतलब वो मार्ग जो जल पर होकर बना हुआ है। तो जल का क्या उल्टा हो जाएगा, थल, यानी तो यहाँ पे जल और थल
एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो इसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे थल मार्ग, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, विलोम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तत्सम रूप का सही विकल्प बताना है। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से ले रहा था, क्या ले रहा था, उसास। अब यहाँ पे उसास दिया है, तो उसास एक क्या है, ये तद्भव रूप है, ठीक है, क्या है, एक तद्भव। अब इस तद्भव का तत्सम बताना है यहाँ पर हमको, ठीक है, तो कह रहा है उपरिस या उत्तिष्ठ या इयत या उच्छ्वास। तो देखो उसास का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है तेज गति से सांस लेना, तेज गति से सांस लेना, ठीक है। अब तेज गति से सांस लेने को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उच्छ्वास, ठीक है, क्या कहते हैं, उच्छ्वास, यानी तेज गति से एक तरह से हांफना, हांफना भी हो जाएगा, यानी हम ये तेज गति से सांस लेना या कहें हांफना। तो उच्छ्वास ये हमारा क्या है, संस्कृत रूप यानी तत्सम रूप है, और उसास इसका तद्भव रूप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब सार्थक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें देना है। कहा उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया, तो उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिया हुआ है कि शस्त्र कहेंगे, चाकू कहेंगे, तलवार कहेंगे, अस्त्र कहेंगे। अगर आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द याद किया है तो आपको पता है कि जब हाथ में पकड़कर जो हथियार चलाया जाता है और एक दूर से फेंककर जो हथियार चलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो देखो शस्त्र। आप इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शस्त्र उसे कहते हैं जिसे शरीर के माध्यम से, मतलब आप शरीर यानी स से शस्त्र, स से शरीर, ऐसे याद रखिए। तो जिसे शरीर में पकड़कर यानी हाथ में पकड़कर चलाया जाता है वो हथियार क्या कहलाता है, हमारा शस्त्र कहलाता है, ठीक है। अब इसमें चाकू और तलवार तो नहीं होगा, ये तो आपको पता है। और जो अस्त्र होता है ये फेंक कर चलाया जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, ठीक है, उसे हम अस्त्र कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखो शस्त्र के लिए मैंने आपको बता दिया, याद रखने के लिए, शस्त्र वो होता है जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। जैसे तलवार है तो तलवार को हाथ में पकड़ के चलाया जाएगा तो वो शस्त्र है, ठीक है। जैसे धनुष है तो उसे हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, लेकिन जो बाण यानी तीर जो है वो अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा अस्त्र शस्त्र दोनों शब्दों का प्रयोग सहचर शब्द के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर इनके अस्त्र शस्त्र हैं, तो अस्त्र शस्त्र दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। चलो आगे आता है प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग क्या है, न निष्फल होने वाला, तो यहाँ पर यानी ये कभी न निष्फल होने वाला काम है। तो विकल्प कह रहा है सटीक, विकल्प कह रहा है विफल, विकल्प कह रहा है अमोघ, और विकल्प कह रहा है निश्चित। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यानी इस वाक्य में हम इसको हटा दें, न निष्फल होने वाला, इसके स्थान पर एक वाक्य इनमें से एक शब्द इनमें से कौन सा रख सकते हैं। तो देखो कभी निष्फल न होने वाला क्या सटीक कहलाएगा या विफल कहलाएगा, तो नहीं, जो ये शब्द है अमोघ, ठीक है, अमोघ का मतलब होता है कभी निष्फल न होने वाला। तो ये वाक्य क्या बन जाएगा, ये कभी मतलब ये अमोघ काम है, मतलब ये कभी निष्फल ना होने वाला है, तो इसके लिए हम एक शब्द अमोघ का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। तो इसमें हमें देखना है कि जो सही शब्द होगा, पहले वाक्य दे देते हैं, देखते हैं उसमें क्या अशुद्धि है। कह रहा है कि उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो कह रहा है उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो ध्यान दीजिए ये जो आशा शब्द है यही क्या है हमारा यहाँ पर गलत है।
यानी वैसे भी इसने बता ही दिया है कि रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द, तो ये गलत है ही, क्योंकि अनुत्तीर्ण कह रहा है, और अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं, आशंका होती है, डर होता है, भय होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कह रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि सही विकल्प चयन करिए। ठीक है, फिर कह रहा है, यहाँ पे दिया है उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सफलता है, तो सफलता नहीं होगा, ये कट जाएगा। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की कोमलता है, ये भी कट जाएगा। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यही हो गया सही हमारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो यानी रिक्त स्थान में यहाँ पे हमको कौन सा शब्द रखना है, भाववाचक संज्ञा वाला रखना है। तो ध्यान रखिए, अब हमें पता चल गया कि हाँ, जो भी शब्द रखेंगे वो भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। ये कह रहा है कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि डॉट 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 के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब विकल्प कह रहा है इंसानियत के नाते, गुस्सा के नाते, बचपन के नाते, या थकान के नाते। तो अब यहाँ पे पता है कि वो कह रहा है कि तुम्हें डॉट 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 के नाते उसकी मदद करनी चाहिए, तो इसके लिए सटीक शब्द आपका इंसानियत ही आता है, इंसानियत के नाते। और वैसे भी ये हमारा इंसानियत शब्द जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। हालांकि भाववाचक संज्ञा हमारी बाकी भी जो है वो भाववाचक संज्ञा ही है, लेकिन यहाँ पर जो इसने भाववाचक शब्द लिखा है या आपको मतलब एक तरह से सस्पेंस में डालने के लिए आपको ये लिखा है, नहीं तो इसमें तीनों जो हैं बाकी वो भी हमारी भाववाचक ही हैं। तो कोई सा भी अगर आता तो यहाँ पे सही शब्द जो है वो इंसानियत है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। अब इसने कह रहा है, ये कह रहा है पुल्लिंग रूप वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग रूप होगा। विकल्प कह रहा है, मतलब प्रश्न यहाँ पे कि आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि डॉट 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 भी साफ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर घड़ी, दीवारें, किताब या आईना। अब यहाँ पे हम किसी को भी रख के वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इसने हमको कहा है पुल्लिंग रूप वाला। तो इन 4 में से हम देख लेंगे पुल्लिंग रूप किसका है। तो जो घड़ी है ये भी स्त्रीलिंग है, दीवार ये भी स्त्रीलिंग है, किताब ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये हमारी तीनों ही क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पुल्लिंग। तो आईना क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो इसमें चौथा ही इसका उत्तर हो जाएगा। आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि आईना भी साफ नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा वाक्य बन गया, तो उत्तर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, और मुहावरा क्या है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इस मुहावरे का सही विकल्प हमको बताना है। पहला विकल्प कह रहा है बुरे काम करने का बुरा फल ही मिलता है। दूसरा विकल्प कह रहा है किसी के साथ साझा करना अच्छा नहीं होता। तीसरा कह रहा है अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। और चौथा कह रहा है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। तो देखो यहाँ से आसमान से गिरना ये भी एक विपत्ति है, और खजूर में अटक जाना ये भी एक विपत्ति है। तो इसका आपको भाव मिल गया कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझ जाना। तो यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करिए। तो इसमें आपको पर्यायवाची बताना है, किसका, सेना का। तो सेना का पर्यायवाची क्या होगा, सिंधु, दल, ललित या मंद। तो आपको पता है सिंधु का मतलब सागर हो गया। ठीक है, ललित और मंद, तो ललित ऐसे कहते हैं जैसे ललित कलाएं, कुछ जो इस तरह की एक तरह की सुंदरता, इन सारी चीजों को दिखाने वाले जो शब्द हैं। तो इसमें सेना का इससे कोई लेना देना नहीं, कट जाएगा। मंद का मतलब हो गया धीमा। ठीक है,
तो ये भी हमारा विकल्प जो है कट जाएगा, ये भी हमारा विकल्प कट गया और ये भी विकल्प कट गया। अब जो दल है, दल एक तरह से किसको दिखाता है, समूह को दिखाता है, और जो समूह है वही हमारा सेना है। सेना का मतलब क्या है, एक तरह से समूह ही है, तो इसका दल मतलब एक तरह से समूह हो जाता है, तो हम दल को सेना का पर्यायवाची मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, तो मुहावरे का भावार्थ बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि युग युगांतर से, तो युग युगांतर से के लिए हम यहाँ पे किसका अर्थ प्रयोग करेंगे, तो दादी के काल से, आधुनिक काल से, प्राचीन काल से, या तकनीकी जमाने से। तो देखो, तकनीकी जमाने से नहीं होगा। ठीक है, आधुनिक का मतलब आज का काल होता है, तो ये युग युगांतर बहुत पुराने समय की बात कर रहा है। और दादी के काल से ऐसा भी नहीं है कि दादी के समय की बात कर रहा है, उससे भी बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो युग युगांतर मतलब युगों से भी पहले की बात, तो यहाँ युगों से पहले की बात यहाँ पे कह रहा है, जो कि प्राचीन काल से, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि प्राचीन का मतलब बहुत पुराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे आ गया आपका गद्यांश। देखो, ये आपका 4 या 5 प्रश्नों का गद्यांश होता है, तो आपको उस गद्यांश पे भी ध्यान देना है। अब ये बड़े ही सरल हो जाते हैं, देखेंगे। कह रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और डॉट 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 नई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो गड़बड़ी और फिर कौन कौन सा शब्द, रहस्यमय नई बात नहीं है, विवाद नई बात नहीं है, मूर्ख नई बात नहीं है, या समूह नई बात नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और विवाद, तो इसमें कहाँ क्या सटीक बन रहा है, विवाद सटीक बन रहा है, तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, विवाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कि आगे दिया जाएगा कि कई परीक्षा देने वाले डॉट 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 का कहना है। अब क्या कहना है, परीक्षा देने वाला, अब ये कह रहा है कि कई परीक्षा देने वाले, तो परीक्षा देने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, थानेदार बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं, दुकानदार बोलते हैं, या अभ्यर्थी कहेंगे। तो देखो, हम ना तो थानेदार कहते हैं, ना कर्मचारी कहते हैं, ना दुकानदार, तो अभ्यर्थियों। तो यहाँ पे आ जाएगा कि कई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि, आगे क्या कहना है, डॉट 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 के सील टूटे हुए थे। तो किसके सील टूटे हुए थे, विचार के सील टूटे हुए थे, प्रश्न पत्रों के सील टूटे हुए थे, कारतूस के सील टूटे हुए थे, या बंदूक के सील टूटे हुए थे। तो आपको पता है कि बंदूक और कारतूस लेके तो परीक्षा भवन में जाते नहीं, वहां तो कुछ करना नहीं है, और विचार भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न पत्र। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे देंगे। तो प्रश्न पत्रों के सील टूटे हुए थे, इनके विरोध में डॉट 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 भी कर रहे हैं। तो इनके विरोध में क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं, प्रतिशोध कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो देखो, ना तो शोध कर रहे हैं, ना उत्साह कर रहे हैं, प्रतिशोध बदले की भावना होती है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वे इनके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यही कारण है कि परीक्षा डॉट 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 कर दी गई है। तो क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, खटास कर दी गई है, मिठास कर दी गई है, धैर्य कर दी गई है। तो परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो बड़ा ही सरल है, ये बहुत ही गद्यांश सरल था आपका, तो आपने इसको बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है, अब अगर यह प्रश्न पत्र आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को ये प्रश्न पत्र कहाँ मिलेगा, मतलब पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, निधि एकेडमी एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें आप जाएंगे यूट्यूब वाले ऑप्शन पे, ये जो यूट्यूब वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक तो पहले दिख रहा होगा मौखिक कक्षाओं वाला, उसके नीचे जो दिख रहा है आपको एसएससी जीडी का। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्लास दिखेगी, और क्लास के साथ ना आपको पीडीएफ दिख जाएगी।
तो जैसे क्लास दी हुई है तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो इसी तरह से हम प्रतिदिन एक सेट पेपर करेंगे और इसी तरह से हम अभ्यास करेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपके अंदर अगर आपको कोई भी बात कहनी हो या कोई डाउट हो या कहीं पे किसी टॉपिक को लेके अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको उसका डाउट बता दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।